15,000 करोड़ की उस प्रॉपर्टी की तक नवाब खानदान का कब्जा था। मुताबिक उस तरह दुश्मन देश से मिलने वाले हमारे भारत के नागरिकों की संपत्ति को भारत अपने संरक्षण में ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं 15,000 करोड़ की उस प्रॉपर्टी की जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। इस प्रॉपर्टी पर अभी तक नवाब खानदान का कब्जा था और एक तरह से उनके हिस्से में इसको आने की बात की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इस प्रॉपर्टी को उनसे वापस ले सकती है। और ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का कौन कौन वारिस है, क्या इसका अंजाम होगा, सरकार किस तरह से इस प्रॉपर्टी को शत्रु प्रॉपर्टी घोषित करके अपने हिस्से में ले सकती है, इस पर अपना हक जता सकती है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं जगदीश चवानी जी, जो कि मर्जर मामलों के जानकार भी हैं और काफी लंबे समय से इस मुद्दे पर वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि शत्रु प्रॉपर्टी क्या है, और थोड़ा सा चूंकि पाकिस्तान और भारत का मामला है तो उस बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए क्या है। मामला दरअसल यूं है कि पहले शत्रु संपत्ति क्या होती है, शत्रु क्या होता है, उसको समझ लें। भारत सरकार के दो शत्रु दुश्मन देश हैं, चीन और पाकिस्तान। इनके साथ अक्सर युद्ध हुए हैं और जब कभी युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद हमारे मुल्क के कुछ ऐसे नागरिक जिनकी आस्थाएं हमारे दुश्मन के साथ जुड़ जाती हैं और वो उनके पास दुश्मन देश में जाके मिल जाते हैं, यहाँ से अपनी संपत्ति को छोड़ के वहां जाके बस जाते हैं, तो उस आधार पर भारत सरकार ने ये शत्रु संपत्ति अधिनियम एक कानून बनाया 1968 में। इसके पहले भी होता था, लेकिन कानून बना 1968 में। और उस कानून के मुताबिक उस तरह दुश्मन देश से मिलने वाले हमारे भारत के नागरिकों की संपत्ति को भारत अपने संरक्षण में ले लेती थी, अपने कस्टोडियन में ले लेती थी और उसे शत्रु संपत्ति का नाम दिया गया। तो ये है शत्रु संपत्ति। अब भोपाल से भोपाल से इसको लिंक जोड़ते हैं। तो भोपाल से जो शत्रु संपत्ति कार्यालय ने इसका लिंक जोड़ा है वो इस तरह से दिया है कि चूंकि भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान साहब थे, भोपाल रियासत का जब भारत संघ के साथ विलय हुआ तो भोपाल नवाब ने अपनी निजी संपत्तियों के बारे में खुद अपनी एक सूची बनाई और उसको ऊपर उनका एक छत्र उनका मालिकाना हक रहा। और साथ में उस मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक उसमें यह भी रहा कि ये संपत्तियां जितनी भी उसके नवाब भोपाल की रहेंगी वो भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम 1947 के मुताबिक उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे उसको इनहेरिटेड होंगी, विरासत में उसको मिलेंगी। तो अब वो संपत्ति का वारिस कैसे तय होगा, वो उस गद्दी उत्तराधिकारी अधिनियम में लिखा हुआ है 1947 में। और उस 47 के मुताबिक जो इनकी बड़ी संतान होगी, पुत्र या पुत्री जो भी होगा, वो उनका वारिस हो जाएगा। साथ साथ उन्हें भोपाल के नवाब का टाइटल, प्रोटोकॉल, प्रिविलेज, जितनी भी इम्यूनिटी और जितने भी सब मिलते थे एज ए भोपाल नवाब, जैसे हमीदुल्लाह साहब को, वैसी उनको भी मिलती रहती। तो उसके मुताबिक उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान, क्योंकि नवाब भोपाल की 3 ही बेटियां थी, वो बेटा कोई नहीं था, तो बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, जो पाकिस्तान जाके बस गई थी उनके जीवित रहते किनके, नवाब हमीदुल्लाह साहब के। और नवाब साहब का मर्जर एग्रीमेंट के बाद लगभग 11 साल के बाद इंतकाल हुआ। तो उस सक्सेसर एक्ट के मुताबिक अब ये प्रश्न उठा भारत सरकार के सामने कि किसको उनका सक्सेसर माना जाए, क्योंकि आबिदा सुल्तान तो भारत से छोड़ के जा चुकी थी और पाकिस्तान जाके बस गई थी। तो उस स्थिति में भारत सरकार ने 10 जनवरी 1962 को संविधान के अनुच्छेद 366 के मुताबिक उन्हें भोपाल नवाब का सक्सेसर रिकॉग्नाइज किया, मान्यता प्रदान की कि भोपाल नवाब की वारिस जो है भोपाल नवाब के रूप में उनकी मजली बेटी साजिदा सुल्तान होंगी। अब साजिदा सुल्तान के बाद उनके बेटे मंसूर अली खान हुए, मंसूर अली के बाद उनके बेटे सैफ अली खान भोपाल के नवाब का टाइटल होल्ड करते हैं। मतलब साजिदा सुल्तान जो है पटौती जो के नवाब जो वहां, हाँ, उनकी वाइफ, हाँ, ठीक है। देन उसके बाद हुआ ये कि शत्रु संपत्ति कार्यालय ने 2011 में कुछ ऐसी एक्सरसाइज शुरू की कि साहब ये संपत्ति तो बेसिकली इनके पास नहीं जानी चाहिए, ये संपत्ति तो भोपाल उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक
सरकार के पास होना बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान के पास अच्छा, जानी चाहिए। अच्छा, ठीक अब है। वो तो हमारे दुश्मन देश में जाके बस गई हैं, वहां की नागरिक हो गई हैं। हाँ। तो इस आधार पे उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया और अपनी जो एक्सरसाइज की अपनी इंटरनल, और उस हिसाब से फिर उन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी किया कि हम तो जो है जी भोपाल नवाब का वारिस गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक आबिदा सुल्तान को मानते हैं, वही भोपाल की नवाब हैं, और इस आधार पर भोपाल नवाब की सारी संपत्ति को हम उनकी होना मानकर उसे शत्रु संपत्ति घोषित करते हैं। यानी सारी संपत्ति भोपाल नवाब की शत्रु संपत्ति घोषित की गई। अब ये शत्रु संपत्ति कौन सी होगी? क्योंकि भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खां साहब का इंतकाल 4 फरवरी 1960 को हुआ, तो 1960 की स्थिति में जो संपत्तियां नवाब साहब होल्ड करते थे वो सारी संपत्तियां उन्होंने शत्रु संपत्तियां घोषित कर दी। ये इस तरह से भोपाल से उसका लिंक जुड़ा। जब ये सर्टिफिकेट जारी हुआ और इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई तो सैफ अली साहब इसको लेके हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाके उन्होंने इस बारे में स्टे लिया, पेंडिंग रहा 10 साल तक। अब जाके 13 दिसंबर को 2024 को उसका निराकरण इस आधार पर किया कि क्योंकि एनवी प्रॉपर्टी एक्ट शत्रु संपत्ति अधिनियम में ये संशोधन हो गया है और उसमें अपीलांट अधिकारी का एक प्रावधान कर दिया गया है, लिहाजा वे जाके वहां अपनी अपील पेश करें और अपने इस मामले का निराकरण कराएं। 30 दिन के अंदर की उनको अवधि दी गई थी। अब 30 दिन की अवधि खत्म हो जाती है 13 तारीख को, 13 जनवरी को, जो निकल चुकी है, और आज तारीख है आपकी 23 तारीख है। तो उस 13 तारीख को निकले भी लगभग 10 दिन हो गए। इस 10 दिन में भी कहीं से ये जानकारी निकल के आधिकारिक रूप से नहीं आई है कि उनकी द्वारा अपील फाइल भी की गई है कि नहीं की गई है, कोई स्टे उनको मिला है नहीं मिला है। लेकिन हमारी जानकारी जो आज की तारीख में हमको जो मिला है डेवलपमेंट के रूप में, उनके नजदीक से जुड़े हुए कुछ लोगों ने बताया है, जिसपे मैंने उनको ये भी कहा है कि या तो आप हमको जानकारी दें या ऊपर जानकारी दें संबंधित लोगों को, हमको लिखित में दे तो हम उसको आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा कि साहब नवाब सैफ अली का जो परिवार है वो भोपाल की शत्रु संपत्ति के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने का इच्छुक नजर नहीं आता है। अच्छा, उसके कारण उनके जो भी हों, और वो इस बारे में बिल्कुल साइलेंट रहना चाहते हैं और किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर भोपाल नवाब की संपत्ति के संबंध में एक अपील जो हाईकोर्ट में लंबित है उस पर उनके निराकरण के संबंध में है। इस पे हम फिर से लौटेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, लेकिन मैं उसके पहले पूछूंगा, पहले तो संपत्ति क्या क्या है उनकी अभी और कितने करोड़ की होंगी? लेकिन संपत्ति का कितने करोड़ की ये आकलन करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसका आकलन कर सकता है। जी। तो वो मैंने आपको जैसा बताया कि सन 60 से लेके जितनी भी संपत्तियां रही, अब उसमें से बहुत सारी संपत्तियां राज्य सरकार ने भी अधिग्रहित की हैं, भू अर्जन करते उसका मुआवजा बांटा है। कुछ संपत्तियां इन्होंने अपनी जरूरत और संपत्ति के मेंटेनेंस के नाम पे दूसरों को एलिनेट की हैं। कुछ संपत्तियां लोगों के पास हिबानामे के आधार पर हैं, कुछ तो आज की तारीख में कब्जे के आधार पर हैं, और कुछ आज भी खुर्द-बुर्द हैं। लेकिन रिकॉर्ड में भले ही नवाब के नाम चढ़ी हुई हैं, पर भौतिक रूप से या फिजिकल रूप से उनके पास कब्जे में नहीं है। भूमाफियाओं के पास भी है, भूमाफियाओं के पास भी है इसमें बहुत सारी संपत्तियां। तो वो उस मामले में मैं ये बात कहूंगा कि अगर उसका चिन्हांकन यानी डिमार्केशन किया जाए तो लगभग आधा शहर जो है पुराने भोपाल का वो उसमें आ जाएगा। और इसमें उनका फ्लैग हाउस है और फ्लैग स्टॉप, तो ये छोटी सी चीजें हैं। वो जो जहांगीराबाद से चलेंगे जी, और उसके बाद आपके शाहजहानाबाद, आपका ग्रीन पार्क कॉलोनी, आपके ये बरखेड़ी, लाऊखेड़ी, एयरपोर्ट तरफ, ये सारी चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें। सिर्फ यही नहीं, विदेश में भी जो संपत्तियां वो भी है। हालांकि विदेश में है कि नहीं वो भी मुझे नहीं मालूम, इसकी जानकारी निकालना जरूरी है। एक चीज, दूसरी बात में मर्जर एग्रीमेंट आज फिर दोबारा से पढ़ रहा था। जब दोबारा से पढ़ा तो एक जगह मेरी नजर गई कि उस मर्जर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि नवाब हमीदुल्लाह खां साहब को उनकी जो दादी थी, नानी थी या दादी थी, उनके द्वारा रेलवे कारपोरेशन में कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया था। अच्छा। और उसका उनको हर साल या महीने कुछ लाखों रुपए मिलता है, वो इनको कंटिन्यू मिलता रहेगा। अच्छा, वो मिलता रहेगा, और इनके नवाब के साथ उनके उत्तराधिकारियों भी मिलता रहेगा। तो उसका क्या हुआ, वो भी उसमें शामिल होता है। उस पर भी सवालिया निशान है। और इन्वेस्टमेंट के नाम पे था वो, इन्वेस्टमेंट बहुत जगह किया हुआ है, बहुत कंपनी में नवाब हमीदुल्लाह खां साहब ने भी किया हुआ था। वो आज भी है या नहीं है, वो सब चीजें सामने आएंगी। मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं है, इमूवेबल ही है और मूवेबल भी है, दोनों चीजें हैं।
दोनों तरह की तो संपत्ति इसका अभी आकलन मतलब बहुत खुले तौर पे नहीं हुआ बहुत है। खुले तौर पे नहीं हुआ। अब चूंकि वो अगर देखा जाए तो उसकी पूरी सूची, उनके बंटवारे के संबंध में जो केस लगा था, हाँ। वो सूची उसमें पूरी लगी हुई है। अच्छा। इसके अलावा भारत सरकार ने भी एक इन्वेंट्री बनाई थी, वो भी काम आ सकती है अगर देखा जाए तो। बहुत लंबी सूची है उसमें, गाड़ियां हैं, पता नहीं इमिनेशंस भी हैं, हथियार भी हैं, अच्छा। जेवरात भी हैं, बहुत सारी सूची है, बहुत लंबी सूची है उसमें। तो वो सारी, तो ये सब सूची, सब संपत्तियां एक तरह से शत्रु संपत्ति के दायरे में आ जाती हैं देखा जाए तो। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अब चूंकि आपने बोलिया संपत्ति बहुत है, एक रफ आंकड़ा आया 15,000 करोड़, हो सकता है ज्यादा भी हो। एक रफ आंकड़ा आया 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ मतलब कि उसमें बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, कृषि की भूमि है, कमर्शियल एरिया है, और सब मिला लीजिए उनको। चिकलौत का उनका फार्म है, वो सब बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े हैं, वो सब मिला लीजिए। 15,000 करोड़ एक रफ आइडिया है। लेकिन क्या ये जो है, इसमें जब शर्मिला टैगोर यहाँ आती थी और दूसरे नवाब जो है वो सैफ अली खां यहाँ आते थे, इन लोगों ने शुरू में तो ये सब चीज़ों पे इस पर अपना दावा किया और उसको जो है इन्होंने वैकेट कराने की कोशिश करी। अब क्या वजह आपको लगती है? और ऐसा कि जो सुनने में आ रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि आप उसको सरेंडर कर दें क्योंकि बहुत सारी लाइबिलिटीज उनके ऊपर आ रही हैं। क्या ये सच बात है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी। आपने जो बात छेड़ी है, जी। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई, वो बात मैं आपको बताता हूं आज। नवाब मंसूर अली खां पटौदी साहब का इंतकाल जब हुआ तो उसके कुछ समय बाद शर्मिला टैगोर ने मुझे दिल्ली बुलाया था। यहाँ उनके जो काम करने वाले थे उनके माध्यम से मुझे सूचना भेजी। पहले तो मैं जाना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा उनका काम है तो वो आके मिले, मेरा तो काम नहीं है, उनकी नीड है, मेरी नीड नहीं है। पर उनके ज्यादा निवेदन करने पर उन्होंने कहा प्लीज आ जाइए, हमें डिटेल चाहिए, हमें जानकारी नहीं है प्रॉपर्टी के संबंध में। तो मुझे आज भी याद है, उनके बसंत विहार वाले बंगले पे मेरे को लेके गए थे, फ्लाइट से गया था मैं, सुबह गया था और वापस भी शाम को आया था। उन्होंने वहाँ पे अपने वो लोकल कोई वकील थे उनको बुलाया था और उनके जूनियर्स थे, नॉन स्टॉप वहाँ पे मेरी 3 घंटे मीटिंग हुई थी। अच्छा। उस 3 घंटे की मीटिंग में सिर्फ मैंने ही बोला था कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी, सारी डिटेल उनको बताई थी और उन्होंने पूरी रिकॉर्ड की थी, वो सारी चीजें हैं उनके पास। तभी वो खिरनी वाले मैदान और दूसरी इकबाल मैदान, बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल, केस की डिटेल भी थी वो भी मैंने उनको बताई थी। अब यानी कि आप ये समझिए कि कलेक्टर ऑफिस जो है भोपाल का, उसके पास में जो लगी हुई जमीन है जहां झुग्गी बस्ती बन गई है, वो जमीन भी नवाब की, आज के भूत बंगले से लगी हुई पूरी जमीन, वो सारी जमीन वो भी नवाब की है। उसके सामने वाले जो कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं कोई फिजा के, वो भी जमीन नवाब की है। फ्लैग स्टाफ ही नहीं है, और भी बहुत सारी जमीन है ऐसी। इवन लाल घाटी की तरफ भी आगे जाएंगे तो लाऊखेड़ी और एयरपोर्ट तरफ भी बहुत सारी जमीनें हैं। सीहोर इछावर में भी बहुत सारी जमीनें हुआ करती। हमीदिया रोड पे भारत टैक्स के सामने की सारी दुकानें उनकी हैं। मतलब वहां पे उसके पीछे भी जहां आरा मशीनें लगी रहती थी वो भी नवाब की संपत्ति है। बरखेड़ी तक बहुत सारी नवाब की संपत्तियां, अति संपत्तियां हैं। लेकिन अब वो चूंकि भौतिक रूप से आज की तारीख में उनके पास नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उनको पैसे दिए हुए या नहीं दिए, जैसा कहा जाता है कि साहब हम तो पैसे दे के आए, जो कि कई लोगों से हम मिले थे, बात किए, साहब हम तो पैसे दे के आए उनको। तो भैया पैसे दे के कुछ की रसीद वगैरह लिखा पड़ी कुछ वगैरह, कह उन्होंने कहा तुम नहीं, तुम तो जब तक चाहो इंटरटेन करते रहो, हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो उस समय जब था, हमने जानकारी दी थी, दिल्ली जब बुलाया था, तो उसके बाद से वो भोपाल 2-3 बार आई। जो कुछ भी उसके बारे में उन्होंने कार्रवाई की, भोपाल आई थी तो मुझसे सिर्फ एक ही बार मिली, उसके बाद दोबारा नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से क्या कार्रवाई की, ये उनका निजी मैटर था। मैंने कभी उसमें ना दखल दिया, ना उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ना मैंने उनको कभी किसी तरह का असिस्ट किया। आपसे सिर्फ जानकारी लेना चाह रही थी, जानकारी लेनी चाह रही थी, वो मैंने उनको दे दी थी। देन उसके बाद पिछले मैं देख रहा हूं उनको, लगभग कहूं तो 6-7 साल से उनका आना भोपाल बंद हो चुका है, और यहां की प्रॉपर्टी के बारे में इंटरेस्ट लेना भी लगभग उनका बंद हो चुका है। तो अगर ये जो लायबिलिटीज की बात हो रही है तो वो किस तरह की लायबिलिटीज हो सकती हैं? क्या ये लायबिलिटीज ऐसी आएंगी कि अगर इन संपत्तियों के संबंध में पूरी जानकारी जब हाईकोर्ट के फैसले के बाद से निकाली जाएगी, तो चूंकि नवाब मंसूर अली खां तक उन्होंने एज ए डी फैक्टो डी ज्यूरो एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से सारी प्रॉपर्टी का सारा रिकॉर्ड अपने पास रखा था और मेंटेन करते थे, पूरा स्टाफ मेंटेन करते थे वो, यानी एक एक प्रॉपर्टी के संबंध में वो सारी चीजें अपने पास संभालते थे वो, मुझे आज भी याद है। लेकिन उनके जाने के बाद वो सारा रिकॉर्ड, सारी प्रॉपर्टी, वो सब खुर्द-बुर्द हो गया। इवन वो फ्लैग स्टाफ में, फ्लैग स्टाफ हाउस जो था, वहां उसका पूरा ऑफिस था,
पटौदी साहब रुकते पटौदी थे, वो तो साहब मैं वहीं उनसे बात रुकते कर थे, चुका हूं उस समय। वहीं रुकते थे, वहीं मंसूर अली अपने, खान हाँ, पटौदी। अपने दोस्तों से मिलते हाँ, थे, वहाँ वहीं मिलते सब थे, वो करते थे। बकायदा मिलते थे। इवन खुद ये मैडम भी आके रुकती थी, हाँ, और वो भी बच्चे रुकती वगैरह थी, सब रुकते सब थे। रुकते थे। अब वहां कोई नहीं रुकता, वो खंडहर होता जा रहा है, जो ये शो करता है कि वो प्रॉपर्टी अब उनके पास इंटरेस्ट में नहीं है, या फिजिकली उनके पास नहीं है, क्योंकि वहां कोई स्टाफ भी नहीं है उस प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाला। मतलब इतनी प्रॉपर्टी ये आता है कि जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो आ रहा है, या जो थोड़ा बहुत भी क्या, वो तो बहुत है। एग्जैक्टली तो वो आ रहा है तो आ रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। अब ऐसी स्थिति में जब कुछ है ही नहीं, तो चूंकि वो नवाब की और हैसियत रिकॉर्ड भी से, नहीं है। हाँ, और सारा रिकॉर्ड वो देखते थे नवाब मंसूर अली खान साहब, अब चूंकि सैफ अली साहब हो गए, तो रिकॉर्ड तो मांगा जाएगा इन्हीं से ना, इन्हीं से मांगा जाएगा, और वो है नहीं। वो इनके पास है या नहीं, इनके पास क्या रिकॉर्ड है, ये इनको मालूम, जब पूछा जाएगा तो इनको बताने की बताना जरूरत पड़ेगा। पड़ेगी। तो जिस तरह से लोगों ने आजकल में, तुम मेरे से मुलाकात में बताया कि साहब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट का बेनिफिट लेके जा चुके हैं, वो अब भोपाल के बारे में कोई इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, इवन वो इस बारे में भी कंसर्न नहीं है कि भोपाल नवाब का टैग उनके साथ रहे, वो तो कहते हैं कल को लेते हो आज ले लें। तो मतलब वो भोपाल नवाब भी नहीं कहलाना चाहते। तो इसका मतलब लाइबिलिटीज ज्यादा है, मतलब उनने बहुत ज्यादा है। किस तरह की लाइबिलिटीज हैं वो? बहुत ऐसा है कि जैसे अब चिकलोद की प्रॉपर्टी है, जी। वहां पे तालाब भी है, एयरपोर्ट भी बना हुआ है उसमें, जी। खेते और हवेली कोठी वगैरह बनी हुई है, कुछ जमीनें वहां सरकार ने एक्वायर की है, उसका पैसा देन वहां पे आज कौन काबिज है ये उनको मालूम होना चाहिए, क्या बेची है कि नहीं बेची, लीज पे है कि नहीं है उनको मालूम होना चाहिए। देन और भी भोपाल के अंदर जो प्रॉपर्टी इंक्वायर हुई है जिसका भू अर्जन, इवन वीआईपी रोड जो जमीन है, वीआईपी रोड वहां उससे लगी हुई सारी जमीन है, उसका सारा हिसाब किताब, जहां जहां जमीनें थी, जहां जहां की संपत्तियां थी, उसका सारा हिसाब किताब वो उनके पास होना चाहिए। कुछ संपत्तियों का हिसाब किताब तो यूं था कि प्रॉपर्टी टैक्स नवाब मंसूर अली खान साहब जमा करते थे नगर निगम में, कई सालों से तो प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा होना बंद हो गया है, तो वो भी एक लाइबिलिटी है। तो वो लायबिलिटी तो है ही है। वो प्रॉपर्टी अब कहां है, किसके पास है? किसके पास है? तो इनडायरेक्टली तो ये माना जा रहा है कि अब इनके पोजीशन में नहीं है, तो उन्होंने कहा जब पोजीशन में नहीं तो हम क्यों प्रॉपर्टी टैक्स भरे, जिसके पास है वो भरे। वो भी क्यों भरे कि जब रिकॉर्ड में मेरे नाम है ही नहीं तो मैं क्यों भरूं। और सब एक दूसरे पे डाल सब एक दूसरे पे डाल रहे। तो ये बहुत सारे असमंजस की स्थितियां, विसंगतियां बहुत सारी पैदा होने की संभावना तो है। अच्छा, 2015 और 1961 इनके कानूनों में क्या फर्क है? 61 न कहे कि 62 कहे मेरे ख्याल से, वो 62 या 62 में जो 62 का 10 जनवरी 1962 का है वो। मामला दरअसल ये है कि 4 फरवरी 1960 को नवाब हमीदुल्लाह खान साहब गुजर गए थे। तो मैंने आपको बताया कि मसला ये उठा कि उनका उत्तराधिकारी किसको घोषित बनाया जाए, क्योंकि बड़ी बेटी चली गई थी। तो 10 जनवरी 1962 को बड़ी बेटी के बेटे वगैरह वो सब पाकिस्तान के शहरियार साहब। अगर शत्रु संपत्ति के हिसाब से माना जाए तो क्या भोपाल का नवाब कोई पाकिस्तान का नागरिक होगा? ये वो अगर शत्रु संपत्ति का सर्टिफिकेट बोलता तो ये बात सबसे पहले आ रही है, क्या भोपाल का नवाब पाकिस्तान का नागरिक क्या होगा? क्या टाइटल जो है भोपाल नवाब का टाइटल किसी पाकिस्तानी नागरिक का माना जाएगा क्या? तो ये बात सामने आ रही है। तो वो 1962 वाला जो सर्टिफिकेट जिसकी बात कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने साजिदा सुल्तान को संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत उनको भोपाल नवाब का वारिस मानते हुए उनको रिकॉग्नाइज किया था कि ये उनके सक्सेसर हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी वो उनके नाम मानी जाएगी। ये है वो सर्टिफिकेट बेसिकली। और 2015 में शत्रु संपत्ति विभाग ने कार्यालय ने जारी किया, वो उन्होंने आबिदा सुल्तान को माना। मतलब वो भारत सरकार का जो 1962 का सर्टिफिकेट वो कह रहा है भारत का नागरिक भोपाल का नवाब है, और शत्रु संपत्ति का सर्टिफिकेट कह रहा है नहीं, भोपाल का नवाब जो है पाकिस्तान का नागरिक है। तो ये जो है ये विसंगति पैदा हुई है इसकी। अब उनको अपने टाइटल बचाने की ज्यादा ये है कि उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, जैसा लोगों की तरफ से समझा जाके उनका इंप्रेशन जैसा आ रहा है। हमारी जानकारी में तो ये भी आया कि किसी ने 2-3 लोगों ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। उनके किसी स्टाफ ने उनको ये बोला कि हमारा लीगल जो डिपार्टमेंट है वो आप लोगों को बताएगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि आज भी इस इश्यू को उठे हुए मीडिया में लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी वहां से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब इसमें जो लोग इफेक्टेड हैं, मैंने एक बात कल और कही थी कि देखिए नवाब परिवार की संपत्ति जो भी है हमारा उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का जो है वो मेरी पक्षकार जो प्रभावित हैं, जिनके पास अपने मालिकाना हक के दस्तावेज हैं, और जो कभी नवाब परिवार की निजी संपत्ति हुआ करती थी, उसके बारे में हम उनके राइट को प्रोटेक्ट करने में अपनी तरफ से दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो मैं इसी बात पे आता हूं कि जिन लोगों ने संपत्ति खरीद ली है और अब वो जब शत्रु संपत्ति हो जाएगी तो वो तो सरकार उसको कब्जे में ले लेगी,
उनकी क्या स्थिति होगी और क्या होनी चाहिए? सरकार के कब्जे लेने की जहां तक बात है, कब्जा तो वो नहीं ले पाएंगे। हाँ। कारण ये है कि ये लोग दशकों से रह रहे हैं, इनके पास ही मालिकाना हक के दस्तावेज है जो सरकार के द्वारा ही वो विवाद तैयार की करके स्थिति पैदा हो जाएगी। सरकार के द्वारा ही तैयार किए गए जी, हैं। जी। दूसरी बात, जो 1962 का सर्टिफिकेट है, उन्हें भोपाल अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अधिमान्य किया है और उसको रिकॉग्नाइज करके उसको कंफर्म किया है कि हाँ दिस इज राइट वे। अब जहां तक शत्रु संपत्ति कार्यालय है, अब वो इन अदालतों से ऊपर तो है नहीं, उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है, उसके बारे में यही कहा है कि अपील जाके फाइल करें। शत्रु संपत्ति कार्यालय से जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो उन्होंने 1962 के सर्टिफिकेट को भी ओवररूल नहीं किया है, उसको निरस्त भी या वाइड भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो एक तो ये कहानी अलग हो गई। हमारे लोगों से नहीं ले सकते, इसके लिए हमारे पास जब तक नोटिस आएंगे, यानी हम लोगों के पास, हम उसका जवाब देंगे। अगर नोटिस आया तो नोटिस आया, हम उसका जवाब देंगे। और अभी हमने अपनी तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी है। अच्छा। हम इस संबंध में सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को हम अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बदली हुई परिस्थितियों की जानकारी हमारे पास आई है जो अभी तक सबसे छुपी हुई है। हमें जो जानकारियां मिली हैं उस संबंध में जांच कराने के बारे में भी, और नवाब के जो परिवार हैं उनके द्वारा किए जाने वाले एक्ट के बारे में जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनकी भी जांच करने के लिए हम उस पत्र में लिख रहे हैं। और साथ में हम उनको ये भी लिखेंगे पत्र में कि ये शत्रु संपत्ति का भूत उन लोगों के ऊपर जो प्रभावित पक्षकार हैं हमारे, उनसे हटाया जाए, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। जो किराए से रह रहे हैं या जिन्होंने किराए का भी सवाल नहीं है। जब उन्होंने अपनी संपत्तियां हासिल की दस्तावेजों के माध्यम से, वैधानिक दस्तावेजों के माध्यम से जब हासिल की थी, उनका कोई दोष नहीं है। वो पूरी सरकार ने ही उनको कंफर्म करके दिया था, जो प्रोसेस होता है। और उसको कई जगह कोर्ट ने भी अधिमान्य किया है। तो उनको इस शत्रु संपत्ति के दायरे से बाहर रखा जाए। इस बारे में हम अपना कार्रवाई करेंगे। जहां तक नवाब के व्यक्तिगत परिवार की मामला है, वो अपने लेवल पे उसको है। इसमें एक चीज जो याद आती है कि रामपुर जो नवाब थे, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया था, वो भी इस तरह का ही मामला था। हाँ, वो दरअसल यूं है कि कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले का है ये मामला। सुप्रीम कोर्ट का, रामपुर स्टेट यूपी का है। वो जजमेंट ये दिया था, जो मेरे पास अभी जानकारी में है, कि नवाब की संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से न करके उसके सारे रिश्ते नातेदार जो वारिस हैं बाकी के, सब में मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगा। अच्छा, तो वहां पे मुस्लिम लॉ है? हाँ, वहां मुस्लिम लॉ, और चूंकि वो भी रियासत थी और रियासत के नवाब के बारे में ही वो था जजमेंट। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सारी रियासत जहां जहां मुस्लिम लॉ के वो अपने नवाब हुआ करते थे, वहां भी इसी तरह से वो संपत्तियों का बंटवारा होगा। अगर उस लॉ से जाएंगे तो हाई कोर्ट में जो संपत्ति के बंटवारे का मामला है, तो वो कहीं ना कहीं उसके रेफरेंस में जजमेंट अगर आता है, तब ऐसी स्थिति में नवाब के जो रिश्ते नातेदार हैं, जो संपत्ति में बंटवारा मांग रहे हैं, वो हकदार हो जाएंगे। अब जब हकदार हो जाएंगे तो उनको हिसाब देना पड़ेगा, जो अभी तक बतौर नवाब सारी संपत्तियों की देखभाल और हिसाब किताब संभालता था। और आज के स्टेटस में नवाब सैफ अली साहब जो हैं वो संभालने के जिम्मेदार थे, या शबनम टैगोर उनकी माताजी की देखभाल में थे, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। कितनी संपत्ति है और इश्तेहारों में कितनी बटेगी, कहां बटेगी, और जो खर्च हुए उसका पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ये उनका मामला हो सकता है, और ज्यादा उलझ जाएगा। तो कुल मिला के ये माना जाए है कि अब वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में अब जब सरकार है शत्रु संपत्ति घोषित कर चुकी है, राज्य सरकार किस तरह का एक्शन ले? घोषित तो केंद्र सरकार के शत्रु संपत्ति कार्यालय ने 2015 में कर दिया था। राज्य सरकार का रोल खत्म हो जाता है। इसमें उस शत्रु संपत्ति के हिसाब से कस्टोडियन अधिकारी भी भोपाल जिला कलेक्टर को बना दिया गया था। अब वर्तमान कलेक्टर इस बारे में जागृति नहीं है कि उनके पास क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं है, उस बारे में जांच करने में लगे हुए हैं, पता लगाने में ये कोशिश कर रहे होंगे। जो भी हो, वो उनका अपनी जो प्रशासनिक अधिकार है उस लेवल पे। लेकिन राज्य सरकार के सामने एक बड़ी विकट परिस्थिति आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी संपत्तियां राज्य सरकार ने भी भू अर्जन के माध्यम से नवाब परिवार की हासिल की हैं, जिसका भू मुआवजा भी बांटा है, और उस पर कई कॉलोनियां बसी हुई हैं, हाउसिंग बोर्ड की, बीडीए की, और कई लोगों के पट्टे दिए गए हैं। और उसमें जैसे जहांगीराबाद का ऐशबाग स्टेडियम भी वहां की जमीन पे अधिग्रहित करके बनाया गया है, तो वो सब भी एक तरह से शत्रु संपत्ति में आएगा। तब वहां प्रश्न ये आएगा कि क्या राज्य सरकार उसको शत्रु संपत्ति के आधार पर क्या केंद्र सरकार से लेगी, या उसी का मालिकाना हक बना रहेगा, ये भी देखने वाली बात आएगी उसमें। तो कुल मिलाकर ये उलझी हुई कहानी और उलझ गई है, और इसको और उलझाना ज्यादा भोपाल में ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि भोपाल का पुराना भोपाल जो है संपत्तियों के मामले में विवादित ही रहा है।
चाहे वो मर्जर के मामले में इधर रहा हो या ईदगाह रहा हो या नवाब का मामला रहा हो, वो पूरी की हिब्बानामा ले आते हैं जो लोग कि कोई नवाब ने हमें को दान कर दिए। मैं जानता हूं। अच्छा, एक नई बात आपने चूंकि हिब्बानामे का रेफरेंस लिया है, मुझे याद है मैंने रिकॉर्ड के तौर पर देखा है कि नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने जितने लोगों को हिबा दी है संपत्तियों की, उसका वो पूरा रिकॉर्ड रखते थे। क्योंकि उन्होंने एक सरफे खास करके जागीर बनाई थी जिसमें वो जिन जिन को हिबानामे का पूरा रिकॉर्ड रखते थे। अब वो लापता है। उसके बाद से बहुत सारे हिबानामे मैंने देखे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो दूसरा कोई भी दावा कर देगा। और यहां तक मुझे ये भी याद है कि एक हिबानामा जांच कमेटी बनाई गई थी 1989-90 में, उस समय की तत्कालीन भाजपा सरकार ने। बाद में उसमें विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। उसका क्या निर्णय, क्या रिपोर्ट आई वो सामने। हालांकि उन्होंने बहुत सारी संपत्तियों की जांच की थी, हिबानामे के आधार पर भी जांच की थी। वो रिपोर्ट भी सरकार को गई थी। वो रिपोर्ट कहां है किसी को नहीं मालूम। जी, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे इसको चर्चा करने के लिए। और आपने बड़े उलझी हुई कहानी को आपने बहुत सरल तरीके से समझाया। तो कुल मिलाकर देखिए, आपने इस जाना है कि ये कितनी उलझी हुई कहानी है। एक तरह से नवाब साहब की जो जमीन है वो उस पर कब्जे हैं, नवाब साहब की लाइबिलिटीज हैं और उनके परिवार के कई जन पाकिस्तान चले गए हैं। और उसके अलावा अब जबकि वो जो पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है, तो वो जो जमीन है जो छोड़ के गए हैं उस पर किसका अधिकार होगा और क्या सरकार उसको दुश्मन संपत्ति, शत्रु संपत्ति मानकर अपने में ले लेगी? और अगर अपने पास ले लेगी तो जिनको संपत्ति बेची गई है, जिनको किराए पे दी है, जो कब्जा करके बैठे हैं, उनका क्या होगा? इन सबको मुद्दों को लेकर एक मंथन जैसा जो है पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसमें कि ये अब सरकार को तय करना है कि सरकार क्या उस शत्रु संपत्ति को अपने अधीन में लेती है, और अगर लेती है तो कौन से कानून के तहत किस तरह की कार्रवाई होगी। ये बड़ा विचित्र की प्रकरण है और मैं समझता हूं कि आप लोग भी इस बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा रखते होंगे। करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति नवाब सैफ के पास जाएगी नहीं जाएगी, इसको लेकर अभी संशय की स्थिति में। लेकिन जो इशारा मिल रहा है उससे बड़ा साफ है कि वो संपत्ति पे दावेदारी को लेकर अभी बहुत ज्यादा अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि ये संपत्ति अब सरकार के पास अगर आएगी तो उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े होंगे। इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर भेजिए और इसके साथ साथ कार्यक्रम के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।